नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। मैं मीनाक्षी राय, प्रवक्ता SCERT यूपी। आज का जो टॉपिक है वो DLED सेमेस्टर 2 का जो पाठ्यक्रम है, सेमेस्टर 2 का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उससे रिलेटेड है। और ये इसका टॉपिक जो है आज का वो है वुड्स डिस्पैच। पिछले क्लास में हमने मैकाले मिनट्स के बारे में पढ़ा था और उसमें क्या रिकमेंडेशंस की गई और क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स थी। उसके लगभग 20 साल बाद हम देखते हैं कि ये वुड्स डिस्पैच आता है। वुड्स डिस्पैच जो है, जो नाम ये जो पड़ा है 1854 का, ये इसको जो प्रेजेंट करने वाले थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर चार्ल्स वुड, उनके नाम पे इसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। जिस समय ये वो डिस्पैच भारत में लाया गया, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी का जो गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा वो 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। और आपको पता है कि भारत में जो कंपनी का शासन चलता था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से चलता था, और गवर्नर जनरल और उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसके माध्यम से चलता था, और इंग्लैंड में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके माध्यम से। और यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था हर 20 वर्ष पे एक चार्टर एक्ट पारित करता था, और उसी के माध्यम से जो भी यहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियाँ या प्रशासनिक नियम कानून जो भी होते थे, किसी भी प्रशासनिक पहलू से या शैक्षिक पहलू से जो भी दिशा निर्देश और नियम निर्गत किए जाते थे उसी चार्टर एक्ट के माध्यम से निर्गत किए जाते थे, और कंपनी जो है उसके निर्देशों के अनुसार पे यहाँ पे अपना प्रशासनिक नियंत्रण रखती थी। जैसे हम देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है। तो जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसमें भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। इस समिति द्वारा भारत में भावी शिक्षा के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई, जिसको हम वुड्स डिस्पैच के रूप में देखते हैं। ये जो वुड्स डिस्पैच था इसको जारी किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड, उनके द्वारा 19 जुलाई 1854 ईस्वी को। इस डिस्पैच का जब हम भारतीय शिक्षा के इतिहास को देखते हैं तो इसको बहुत प्रमुख स्थान दिया जाता है। भारतीय शिक्षा के प्रसार की यह पहली विस्तृत योजना थी, जिसमें शिक्षा के हर स्तर और लगभग हर पहलू की योजना प्रस्तुत की गई। और लगभग 100 पैराग्राफ वाले इस प्रस्ताव को विद्वानों द्वारा मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया, या एक विद्वान हुए रिचर, उन्होंने अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ मिशंस इन इंडिया में इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन का नाम दिया हुआ है। तो कई बार आपसे छोटे क्वेश्चंस के रूप में कि मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया किसे कहते हैं, या मैग्ना कार्टा इन इंडियन एजुकेशन किसे कहते हैं, तो उसमें आप वुड्स डिस्पैच का नाम बता सकते हैं। इस डिस्पैच के माध्यम से जो मैकाले की जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, जिसके द्वारा एक वर्ग विशेष को शिक्षा देने की बात की गई थी, उच्च वर्ग को शिक्षा देने की बात की गई थी, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि 10% ऑफ पॉपुलेशन को शिक्षा देने की बात की गई थी, और बाकी के जो 90% की पॉपुलेशन थी, ये माना गया कि उसके द्वारा ये जो शिक्षा है वो क्षण की उन तक पहुंच जाएगी। तो इस सिद्धांत को बिल्कुल ही इसमें रिजेक्ट किया गया, और एक जनसाधारण की शिक्षा की इसमें बात की गई। तो जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की वजह से जो जनसाधारण की शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया था मैकाले मिनट्स की वजह से, इस डिस्पैच ने उस प्रावधान को ब्रेक करने का काम किया और जनसाधारण की शिक्षा
का मार्ग फिर से प्रशस्त किया। अब हम देखें कि इसमें क्या रिकमेंडेशंस किया, वुड्स डिस्पैच में जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी। इसमें पहली बार तो ये की गई कि शिक्षा किसी वर्ग विशेष तक नहीं सीमित रहेगी और जनसाधारण की शिक्षा की बात की गई, और जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी इसमें सरकार के ऊपर बताया गया। और इस जनसाधारण की शिक्षा का विस्तार हम भारतीय भाषाओं के माध्यम से किए जाने की बात की गई। हम जानते हैं कि जो मैकाले मिनट्स था उसमें जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को बताया गया, और जो अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की बातों को ही प्रसार करने की बात की गई, और जो भारतीय ज्ञान विज्ञान साहित्य था उसको सिरे से खारिज किया गया था। तो इस डिस्पैच में ये बात की गई कि हम जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करेंगे भारतीय भाषाओं के माध्यम से। इसमें इसलिए इन्हें हायर लेवल पे तो इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए इंग्लिश को रिकमेंड किया, लेकिन लोअर लेवल पे स्कूल लेवल पे इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए भारतीय भाषा को ही रिकमेंड किया। इन्होंने इनका इस रिकमेंडेशन में ये भी बात की गई कि जो शिक्षा का उद्देश्य है उसका कार्य है पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, इनका प्रसार करना जो है शिक्षा का उद्देश्य होगा, और इसके साथ ही भारतीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इन्होंने स्कूल को कई स्तरों में स्कूल की व्यवस्था किए जाने की बात की, जैसे प्राथमिक विद्यालय, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन की भी बात इस डिस्पैच में की गई। इससे इतर एक और अच्छी बात इसमें की गई कि फिर से जो महिला शिक्षा की बात इसमें इस डिस्पैच में की गई, और ये कहा गया कि गवर्नमेंट को जो है महिला शिक्षा की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए और उसको प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। और आगे फिर इसमें बात की गई वोकेशनल एजुकेशन की, व्यावसायिक शिक्षा की, कि शिक्षा सिर्फ एक थ्योरेटिकल या इंस्ट्रक्शनल बात ना हो के रोजगार परक बने और लोगों के जीवन के लिए कैसे वो उपयोगी भी सिद्ध हो, इस डायरेक्शन में भी सोचा गया, और इसलिए वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई। और कानून, मेडिसिन और सिविल इंजीनियरिंग की डायरेक्शन की शिक्षा देने की बात इसमें की गई। इसके अलावा इसमें शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात पहली बार की गई कि गवर्नमेंट में जैसे शिक्षक प्रशिक्षण के संस्थान इस्टेब्लिश हैं, उसी के आधार पे यहाँ पर भी शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की जाने की बात इस डिस्पैच में की गई। इसके अलावा एक नई बात और इसमें की गई सहायता अनुदान प्रणाली की, ग्रांट इन एड की, जिसे इंग्लिश में हम ग्रांट इन एड और हिंदी में सहायता अनुदान प्रणाली कहती हैं। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता था कि जब हम जनसाधारण की शिक्षा की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, और मैकाले का जो शिक्षा का जो सुझाव था उसमें जो एक जो पर्टिकुलर क्लास को शिक्षित करने की बात की गई थी, सीमित क्लास को शिक्षित करने की बात की गई थी, उससे इतर जो है हम एक वृहद स्तर पे शिक्षा को प्रदान करने की बात जब कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो संसाधन है वो आड़े आ सकते हैं। तो इसलिए इसमें एक गवर्नमेंट इन एड या सहायता अनुदान प्रणाली की बात की गई, और जिससे कि जो निजी उद्यम है वो भी शिक्षा की दिशा में अपना योगदान दे सके। और इसमें जो ऐसे जो उद्यम जो कि एक न्यूट्रल एजुकेशन प्रोवाइड करने की शर्त को मानते हों, जो कि रिलीजियस न्यूट्रल हो, उसमें किसी तरह की धार्मिक शिक्षा की बात उनके द्वारा न की जाए या प्रमोट न किया जाए, वैसे ही इस उद्यम को इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अनुदान प्रणाली की बात की गई। और जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षा संस्थाओं को गवर्नमेंट इन एड की बात की गई जो कि धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाते हों। धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाने का बात ये है कि उस शिक्षा संस्थान में किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, और न ही किसी तरह का फेवर उसके किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए किया जाएगा।
के लिए नहीं किया जाएगा, और ना ही ना किसी एक धर्म के लिए, ना ही सारे ही धर्म के लिए कोई भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा प्रदान उसमें नहीं की जाएगी, और ऐसे ही संस्थानों को ग्रांटेड एड प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो डिस्पैच था इसमें जो है एक सेकुलर एजुकेशन की बात की गई, और जो धार्मिक शिक्षा थी उसको शैक्षिक रखा गया। वो व्यक्ति की इच्छा पर था कि अगर वो किसी तरह का शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करता है तो वो अपने स्तर से प्राप्त कर सकता है, शैक्षिक संस्थाओं में इसकी शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इसमें रिकमेंडेशन किया गया कि जो शिक्षा है उसके प्रशासन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने की बात की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट हैं उनकी व्यवस्था की बात की गई, और शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना इस तरह से इस डिस्पैच के माध्यम से आती है। और ये जो शिक्षा विभाग होगा वो एक लोक शिक्षा निदेशक के अंडर में कार्य करेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए इंस्पेक्टर्स होंगे। और ये जो उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रण क्षेत्र थे, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब, इन 5 क्षेत्रों में जो है ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने की बात की गई। और इसके साथ ही जो इसका निदेशक होगा, जो इस शिक्षा विभाग का जो निदेशक होगा, उसको वार्षिक रिपोर्ट शिक्षा के संबंध में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखना होगा। इस तरह से एक तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा को एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्रोवाइड करते हुए उसके निगरानी की भी बात इस तरह से की गई, ताकि जो एनुअल रिपोर्ट जो डायरेक्टर के द्वारा प्रेषित किया जाएगा उससे किस दिशा में कार्य हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में उसको जाना जा सके, और आगे जो सुधार करने होंगे उसको किया जा सके। इसके अलावा इसमें जो वर्तमान में जो कॉलेज और जो हाई स्कूल्स थे उनको मेंटेन करने की बात की गई, और साथ ही नए स्कूल को खोलने की भी बात की गई। जो इस्टेब्लिश स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उनको मेंटेन किया जाए, उनके नंबर्स को बढ़ाया जाए, और साथ ही नए जो स्कूल्स हैं उनको भी ओपन करने की बात इस डिस्पैच में की गई। इसके अलावा इसमें स्टूडेंट को स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप, और कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो उसको रिवॉर्ड देने की बात भी इस डिस्पैच में की गई। और एग्ज़ाम्स की को भी अपरिहार्य बताया गया कि जो इसके साथ यूनिवर्सिटी के भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, तो उसमें जो यूनिवर्सिटी है उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना भी ज़रूरी होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इस डिस्पैच में जो है मैकाले मिनट से इतर एक बैलेंस्ड शिक्षा व्यवस्था की बात की गई, जिसमें कि ना तो सिर्फ पश्चिमी शिक्षा को एक तरह से थोपने का काम नहीं किया गया, और भारतीय शिक्षा की जो बातें थी, भारतीय साहित्य और जो भाषा को उसमें छोड़ दिया गया था पीछे, उसको लेते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच में शिक्षा के लिए जो रिकमेंडेशंस इसमें किए गए। और इस तरह से ये पब्लिक के रूप में पब्लिक के सामने एक ऐसे रूप में सामने आया जो कि उस पर थोपा हुआ ना हो, जिसमें कि उसे यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने का अवसर तो मिल ही रहा है, साथ में उसको अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो बहुत लोग मानते हैं ऐसा कि इससे शिक्षा में एक नए युग की शुरुआत हुई, और जब इसने निस्यंदन के सिद्धांत को, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले द्वारा दी गई थी, उसको जब इसने खारिज किया तो एक सभी के लिए शिक्षा की ये बात करता है, बृहद स्तर पे शिक्षा की बात इस डिस्पैच के द्वारा की गई। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है वो सभी के लिए, जनसाधारण की शिक्षा के लिए बताया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल उलट थी। मैकाले में सिर्फ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन्स को एजुकेट करने की बात की गई, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हुई वो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रोवाइड करने की बताई गई। इसके साथ ही
इसमें भारतीय साहित्य, संस्कृति और ज्ञान को भी रिकॉग्नाइज किया गया इस डिस्पैच के माध्यम से। और शिक्षा के लिए एक अलग से प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिससे कि शिक्षा पे विशेष रूप से ध्यान को केंद्रित किया जा सके और उसके प्रोग्रेस को जा सके और उसकी खामियों को आगे दूर किया जा सके। इस डिस्पैच के बाद ही हम देखते हैं, इस डिस्पैच में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई, उसके बाद ही हम देखते हैं कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी खोली जाती है। और शिक्षा नागरिकों को शिक्षित करने के साथ ही जो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनके भी प्रशिक्षण की बात की गई, जिससे कि निरंतर उसमें शैक्षिक कौशलों का जो है वो विकास होता रहे और वो अपने आप को समय के साथ और कौशलपूर्ण बना सके शिक्षक, और शिक्षा को जनमानस तक पहुंचा सके। ये जो सहायता अनुदान की प्रणाली की बात इसमें की गई, इसके आने की वजह से सहायता अनुदान प्रणाली का जो प्रावधान किया गया, इसकी वजह से इसका प्रभाव ये हुआ कि जो नए स्कूल्स बड़ी मात्रा में खुल के सामने आए। तो जो इसमें रिकमेंडेशन किया गया कि जो हमारी जो शिक्षा की प्राथमिकता है, उसमें जो स्कूल्स हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, उनको मेंटेन करने के साथ ही नए स्कूल्स खोले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम एक बड़े स्तर की शिक्षा की बात करते हैं तो हमें नंबर ऑफ स्कूल्स को बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो ये जो ग्रांट इन एड की जो व्यवस्था थी, जो सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था थी, उसके उसके लाए जाने का प्रभाव ये हुआ कि नए स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। महिला शिक्षा की बात इस डिस्पैच में की गई थी, तो इसने एक तरह से फिर से महिला शिक्षा की बात करके महिला शिक्षा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। और शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि किसी पुरुष समाज के लिए है। इस एक्ट में महिलाओं की बात करके इस बात को इस्टेब्लिश किया गया और उस दिशा में प्रयास करने के लिए कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला। इस पे जो व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई, जो शिक्षा को रोजगार परक बनाया गया, उससे ये हुआ कि इसने जो लाइवलीहुड का जो क्वेश्चन है, जो आजीविका से शिक्षा को जोड़ने का काम है, इस डिस्पैच के द्वारा किया गया कि सिर्फ ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की जो बातें करके, जो बातें जान करके सैद्धांतिक रूप में जो है किसी भी नागरिक का जो है वो आजीविका वाले पहलू का समाधान नहीं होता है। तो जब इस डिस्पैच में ये बात की गई कि हम व्यावसायिक शिक्षा पे बल देंगे, प्रोफेशनल शिक्षा पे बल देंगे, तो इससे जो है रोजगार परक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ा। और हम देखते हैं कि ये जो बाद में जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश होते हैं, जो जैसे आईआईटी और ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो बाद में एस्टेब्लिश होते हैं, तो इसके नींव में ये जो डिस्पैच है, इसमें जो बातें की गई हैं, उसके नींव में यही बातें काम कर रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिल्कुल मैकाले मिनट से उलट इस शिक्षा का जो डिस्पैच आया, उसमें ये सारी बातें की गई और एक बृहद स्तर पे योजना बनाई गई, जिसमें प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की गई, लोकल लेवल पे जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात की गई, भारतीय भाषा में शिक्षा देने की बात की गई, और वहीं हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी शिक्षा की भी बात की गई। और इसी का हम प्रभाव देखते हैं कि हम भारतीय साहित्य भाषा की बात करते हैं, लेकिन आज के समाज में भी हम देखते हैं कि इंग्लिश कितना ही इम्पोर्टेंट है। और जब इंग्लिश की बात की जाती है, तो हम देखते हैं कि जिन जिन लोग इस इंग्लिश के ज्ञान में या इंग्लिश के माध्यम से जो उनका सोर्स ऑफ नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ता है, और उनका जो सक्सेस का रेट है वो आज के भी वर्तमान समाज में भी हम देखते हैं कि ज़्यादा है। चाहे हम सिविल सर्विसेज की तरफ देखें या और भी अन्य डिपार्टमेंट की तरफ देखें, तो अभी करंट के जो टाइम है उसमें काफ़ी उनका दिखता है। तो इस तरह से हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस रहा है, जो आज भी बना हुआ है। अब इसके डिमेरिट्स की बात करें, तो ऐसा नहीं था कि ये प्लान तो बहुत बृहद था, लेकिन
इसके डिमेरिट में ये बात आती है कि इसके बहुत से जो पॉइंट्स थे वो उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट हुए जिस तरह से उसको होना चाहिए था। मतलब व्यवहारिक रूप में उनको कार्य रूप में परिणित पूरी तरह से कर दिया गया हो, ऐसा नहीं था। और कई विद्वानों का ये कहना है कि यद्यपि इस डिस्पैच में जनसाधारण की शिक्षा की बात की गई, बड़े स्तर पे शिक्षा की बात की गई, लेकिन इसमें सार्वभौमिक शिक्षा की बात नहीं की गई। जब सार्वभौमिक शिक्षा या यूनिवर्सल एजुकेशन कहते हैं तो उसमें फिर ये बात आती है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड गेट एजुकेशन, जो प्रत्येक बच्चा है, इस तरह की बात इसमें नहीं की गई कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो उत्तरदायित्व है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे को एजुकेशन कंपल्सरी रूप में प्रोवाइड करने की बात नहीं की गई। जैसा कि अभी हम देखते हैं अपना जो आपका राइट टू एजुकेशन है या जो सार्वभौमिक शिक्षा का जो स्वरूप अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं, तो इस डिस्पैच में यद्यपि जनसाधारण की शिक्षा बृहद स्तर पे प्रदान करने की बात की गई, लेकिन यूनिवर्सल एजुकेशन की बात इसमें नहीं की गई। दूसरे इसमें जो शिक्षा का उद्देश्य था, इसमें भले ही ये बात की गई कि शिक्षा का प्रसार हम भारतीय भाषा के माध्यम से करेंगे, जनसाधारण की शिक्षा का, और भारतीय ज्ञान विज्ञान को इग्नोर न करने की बात की गई, लेकिन फिर भी जो शिक्षा का उद्देश्य था उसमें ये नहीं शामिल था कि शिक्षा जो है बच्चों में नेतृत्व का विकास करेगी या तो उनमें जो अपनी मदरलैंड है उसको रक्षा करने की बात करेगी। तो एक तरह से जैसे कि एक सॉवरेन नेशन में जो स्वशासित नेशन है, जो जिसपे अपने ही देश के लोगों का शासन है, वैसे देश में जो एक एजुकेशन का एम होता है, वो एम इस वुड्स के डिस्पैच में नहीं देखते हैं कि जैसा कि अभी हम पढ़ते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक सिविल सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें वो भावना जागृत करते हुए अपने राष्ट्र के प्रति जो भावना होनी चाहिए कि राष्ट्र हम अपने राष्ट्र के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी हो उसके प्रति कैसे हो, अपने मदरलैंड को सेव करने के लिए हमारी जो हमारे अंदर जो भावना होनी चाहिए, तो इस तरह के एम को इस डिस्पैच में नहीं शामिल किया गया। तो इसके बावजूद भी इन डिमेरिट्स के बावजूद भी, क्योंकि ये जो डिमेरिट्स हैं, एक जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी जो एक कॉलोनी पे शासन कर रही थी, उपनिवेश था भारत, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना हुआ कि वो ये सोचे कि यहाँ के नागरिकों में जो है ये मदरहुड और लीडरशिप की बात की जाए तो वो उनके लिए ही एक समस्या का कारण बनता, क्योंकि उनको एजुकेशन, उनको यहाँ पे शासन भी करना था और वो एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ ये वजह नहीं थी कि वो इसको बस नैतिक जिम्मेदारी मानते थे, उसमें कहीं ना कहीं उनका हमेशा ये कोई भी शिक्षा की नीति उन्होंने बताई, उनका पहली प्राथमिकता यहाँ पे शासन करना ही था और भारत को अपने हित के अनुसार उपयोग करना था, ना कि भारत को सक्षम बनाना और उसके नागरिकों को उस तरह से शिक्षित करना था। इसके बावजूद भी जो वुड्स का डिस्पैच है, इसमें जो भी प्रावधान किए गए उसको हम अभी जो वर्तमान में जो भी हमारी शिक्षा है उसमें उन बातों का हम समावेश देखते हैं। तो और ओवरऑल जब हम मैकाले मिनट्स की बात करते हैं, जो 2 दशक तक 1835 में मैकाले मिनट्स आया था और उसके बाद ये 1854 में आता है, तो 20 वर्षों तक जो पूरा शिक्षा का जो एक बिल्कुल किसी वर्ग विशेष तक के लिए सीमित कर दी गई थी और उसको एक जनसाधारण तक के लिए ले आने की बात को जब हम देखते हैं तो निश्चय ही ये जो वुड्स का डिस्पैच है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को क्लास ये इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। आप अपने रिलेटेड डाइट में अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन आपका है कि बुक्स डिस्पैच से क्या अभिप्राय है और इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये आपका आज का असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो।